नीतीश कुमार जो कि बिहार के धुरंधर राजनेताओं में से एक माने जाते हैं, वो अक्सर अपने नए-नए गेम प्लान और नई-नई चाल के लिए भी जाने जाते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि जहां उनकी पार्टी का फायदा हो, जहां उनका फायदा हो, वहां पर वो अपनी चाल बदल देते हैं। अब हालात ऐसे कई बार बन जाते हैं कि उनके जो बड़े करीबी मित्र लालू यादव रहे, उन्होंने तो कहा कि भाई ये तो पलटू राम है, जब देखा जिस ओर पलट गए। लेकिन अब जिस तरीके से राज्य की राजनीति से निकल के केंद्र की राजनीति कर रहे हैं नीतीश कुमार, और वहां पर यानी कि दिल्ली में उन्होंने बिहार के जो जेडीयू के सांसद हैं उनकी एक मीटिंग बुलाई, और इस मीटिंग में ये कहा जा रहा है कि वहां भी ये ढाई चाल चलते हुए नजर आए। तो क्या है ये पूरा मामला? क्या वाकई नीतीश कुमार अब कोई बड़ा गेम प्लान सोच रहे हैं और उसका असर बिहार पर क्या पड़ने वाला है? आज की खास पेशकश में इसी मुद्दे पर बातचीत होगी। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। और इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ गए हैं वाईबीएन न्यूज के मैनेजिंग एडिटर दीपक गौर जी। स्वागत है आपका। नमस्कार सुरजीत। दीपक जी, क्या ये माना जाए कि दिल्ली में जिस तरीके से उन्होंने जेडीयू के सांसदों की मीटिंग बुलाई, वो कोई आम मीटिंग नहीं थी, बल्कि यहां पर भी कई ऐसी रणनीति तैयार हुई जो आने वाले दिनों में बिहार की सियासत पर असर डाल सकता है? जी बिल्कुल, आपने सही नब्ज पकड़ी है। देखिए, कल जो बैठक हुई उसके बाद जो बयान सामने आया, जदयू ने अपनी जो आधिकारिक वेबसाइट है, अपनी जो एक्स का हैंडल है, जो सोशल मीडिया पर जो बात कही, उसमें कहा कि सभी जो सांसद थे उनको निर्देश दिए गए कि वो संसद में बिहार के मुद्दों को बहुत प्रखरता के साथ उठाएं, सभी मुद्दों को नेशनल इशू के तौर पर यहाँ मंच पर रखें और अपने अपने क्षेत्र की उनसे रूपरेखा मांगी गई। अब देखिए, ये बहुत ही एक बयान ऐसा लगता है, संसद का आखिरी दिन का सत्र आज भी हंगामेदार रहा और मानसून सत्र जो पूरा था वो केवल युवा आंदोलन के चलते हो गया। तो ये पूरा मामला संसद में तो कोई स्पेसिफिक बोल ही नहीं पाया, क्योंकि पूरा हंगामे की भीड़ के तहत आधे से ज्यादा समय जो था वो स्थगन के उस पर ही रहा। अब ये तो थे दिखाने वाले रात, असल में जो मीटिंग का कोर इशू था वो क्या था? तो मुझे ऐसा नजर आता है कि इस समय जदयू के अंदर जो अपनी एक खींचतान चल रही है, एक अपने अंदर एक घमासान चल रहा है, पार्टी अपने नए नेतृत्व को लेके बहुत ज्यादा अभी पशुपेश की स्थिति में है। उन्होंने निशांत कुमार को बहुत तेजी से एक नेता बनाने की पूरी जुगत तो लगाई है, पर निशांत कुमार जिस तरह से अब सड़क से लेकर सदन में और अन्य जगहों पर जो नजर आ रहे हैं, वो उतने मुखरता के साथ नजर नहीं आ रहे। तो ओवरऑल जो अंदर की बात है, अंदर की बात यह है कि ये तो खैर कहने वाली बात थी, लेकिन मंथन जो होना है, जो होना चाहिए और इन्होंने किया होगा, वो बहुत सारे जो कोर इश्यूज हैं, अगर उन कोर इश्यूज पे बात की जाए तो एक बहुत बड़ा कोर इश्यूज है कि इस बैठक में, जिस बैठक में सभी सांसद को बुलाया गया था, उस बैठक में शिवहर से जो सांसद थी लवली आनंद, वो नहीं पहुंची। इसको केवल एक सांसद के ना पहुंचने का मामला अगर समझा जाए तो शायद राजनीति के जानकारों के लिए वो बहुत बड़ी चूक होगी, क्योंकि लगातार इस तरह की बातें उठ रही हैं कि जो आनंद मोहन है वो किस तरह से लगातार जदयू पर निशाना साधते रहे, पीछे लंबे समय से वो निशाना साधते रहे। अगर बिहार की राजनीति को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप देखें और यहाँ स्पेसिफिक बिहार में जो राजपूत जो नेता हैं, अगर उनको देखें तो उनकी नाराजगी को देखें तो ये जदयू के लिए बहुत बड़ा सरदर्द है, वो भाजपा के लिए भी उतना ही बड़ा सरदर्द है। लेकिन क्योंकि भाजपा अभी अगर हम बिहार के परिप्रेक्ष्य में बोले तो ठीक है, उन्होंने अच्छा नंबर गेन कर लिया है, लेकिन भाजपा चढ़ता हुआ एक सूरज बनती हुई जा रही है, जबकि जदयू के बारे में ये कहा जा रहा है, जदयू के अंदर के लोग ये कह रहे थे कि उसका सूरज नीतीश कुमार के युग के खत्म होने के बाद वन गो का एक बार अस्त होता हुआ नजर आ रहा है। अब दूसरा कोई नेता उभर कर आएगा, वो पार्टी को कैसे लेके जाएगा, कैसे कैरी करेगा और कैसे उसको दोबारा से परवान चढ़ाएगा, वो अलग बात है। लेकिन अगर राजपूत नेता, जो नाराज नेता है, अगर उन्हीं की वो देख लें, जो आनंद मोहन है, आनंद मोहन की नाराजगी, आनंद मोहन के पिछले दिनों के स्टेटमेंट, उतने गंभीर स्टेटमेंट, जो लगातार एलिगेशन थे वो नीतीश कुमार और निशांत कुमार पे लगाए गए, पैसे लेके टिकट देने की बात कही, पैसे लेके मंत्री पद देने की बात कही।
और उस सब के बीच में अगर हम जो नाराज राजपूत नेता है, अगर उन्हीं की बात कर लें तो उसमें ये लवली आनंद वाला एक पूरा मामला हो ही गया। इसमें एक पूर्व मंत्री जो है आर के सिंह, उनका मामला हो गया। जय कुमार सिंह है एक राजपूत नेता हम्म, जो है, वो भी नाराज बताए जा रहे हैं। हम्म, नीरज सिंह बबलू, हम्म, वो नाराज है। हम्म, राणा रणधीर सिंह है, हम्म, वो नाराज है। पूर्व मंत्री हम्म, सुमित सिंह है, ये नाराज है। तो ये जो पूरी राजपूतों की एक लॉबी जो थी, जो अब तक कहीं ना कहीं जदयू के फेवर में खड़ी हुई नजर आती थी, ये कहीं ना कहीं अब जदयू से नाराज चल रही है। तो इनकी कोर जो इनकी जो बैठक का, इनके मंथन का जो एक कोर इशू होना चाहिए था, अब उस पर हुआ है क्या हुआ है ये बात नहीं है, लेकिन अंदर से बात है कि वो 1-to-1 तो बातें हुई है। ये बैठक दिखाने के दांत टाइप थी। असल में जो मुद्दा था, दूसरा मुद्दा, एक तो ये राजपूतों का पूरा मुद्दा हो गया, एक बहुत बड़ा मुद्दा था प्रशांत किशोर ने जिस तरह से अभी बांकीपुर में बीजेपी हम्म, को एक बड़ी चोट दी है। वो अकेली बीजेपी को चोट नहीं है, वो चोट हम्म, बिल्कुल समानांतर रूप से जदयू पर भी उतनी बड़ी है। भाजपा अपने यहां मंथन कर हम्म, रही है, जदयू ने भी उसी चीज पे मंथन करने के लिए अपनी बुलाई थी कि अगर बांकीपुर सीट में प्रशांत किशोर की जीत के साथ उनका अगर अब सियासी उनकी एंट्री होती है और अगर ये विस्तार होता हुआ नजर आता है, तो कौन से ऐसे लोग हैं, कौन से ऐसे सियासी समीकरण हैं जो प्रशांत किशोर की तरफ झुकते हुए नजर आएंगे। और ये बहुत बड़ी हम्म, चिंता जदयू की भी है। भाजपा अपनी चढ़ती कला के साथ अभी बहुत सारी चीजों को मैनेज कर लेगी, लेकिन जदयू में अभी नेतृत्व से लेकर बहुत सारी चीजों की अंदर का घमासान चल ही रहा है। तो ये एक दूसरा बड़ा कोर इशू था जो क्या कहते हैं जदयू के सामने था, जिसको लेकर बैठक हमने बात करी ही कि जदयू के अंदर अपने आप नेतृत्व को लेकर बहुत घमासान है। निशांत कुमार को आपने एक तरह से मुखिया के तौर पर पेश तो कर दिया, लेकिन उनकी स्वीकार्यता कितनी उनकी पार्टी में होती हुई नजर आ रही है। पिछले दिनों हम्म, लगातार इन्होंने अपनी जन सुनवाई की, अपनी पार्टी मुख्यालय में बैठकों की बात कही थी। क्या वो बैठकें प्रॉपर हो पा रही है, जन सुनवाई प्रॉपर हो पा रही है, उसको लेकर भी अब शिकायतें हो रही हैं कि दिन तो निर्धारित आपने कर दिया, हम्म, लेकिन जो मंत्री लोग थे वो यथा समय पर बैठ ही नहीं रहे, और अगर कोई आ भी रहा है तो वो देर से आता है और फॉर्मेलिटी करके चला जाता है, हम्म, क्योंकि हाईकमान का निर्देश है। इसके साथ हम्म, साथ शराबबंदी भी एक जदयू के लिए बड़ा मुद्दा है, क्योंकि बिहार शराबबंदी और जो पूरा ठीकरा फोड़ा जा रहा है कि राजस्व का जो हम्म, खालीपन हुआ है बिहार के विकास में, जो एक बाधा बनती हुई एक ऐसी योजना जो एक समय नीतीश सरकार को सत्ता के केंद्र में लाने में अहम भूमिका जिसने निभाई थी, वो योजना आज बिहार हम्म, के विकास में बाधा बनती हुई नजर आ रही है। प्रशांत किशोर शराबबंदी को खुले तौर पे बोल चुके हैं कि ये कागजी शराबबंदी है, ग्राउंड पे ऐसा कुछ नहीं है, और अगर हम्म, हम सत्ता में आए और हम अगर उस हैसियत में आए तो सबसे पहले हम शराबबंदी को उठाएंगे। चिराग पासवान उसकी समीक्षा की हम्म, बात करते हुए नजर आते हैं, मांझी जीतनराम मांझी उसकी हम्म, समीक्षा की बात करते नजर आते हैं, और भाजपा के भी और दूसरे कई नेता ऐसे हैं, इवन जदयू के कई नेता दबी जुबा में शराबबंदी पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। ये हम्म। जदयू की चिंता तो है, इस पर मंथन हम्म, होने की बातें हो रही हैं। जी, तो हम्म, लगातार लगातार ये बहुत सारे घटनाक्रम है कि जिसको लेकर लगातार जदयू अपनी बैठकें कर रही है, और उसी बैठकों के तहत ये एक मीटिंग थी, पर इस मीटिंग में बहुत कुछ अहम हुआ ये नहीं अभी खुलकर सामने आया है। सामने बात यही आई है कि ठीक है, औपचारिक मुलाकात हुई, सभी सांसदों ने बैठ के चाय कॉफी ली, और कहीं ना कहीं क्षेत्र से सब सब जो सांसद थे उनसे उनके क्षेत्रों का एक रूपरेखा मांगी गई थी। इनका कहना था कि डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार होने पर कहीं ना कहीं सरकार के जो सांसद हैं, जो गठबंधन बिहार में जो डबल इंजन की सरकार है और केंद्र में जो डबल इंजन की सरकार है, उनको लाभ होता हुआ नजर आए। लेकिन ऐसा होता हुआ अभी तो हम्म, फिलहाल नजर नहीं आया है, और ये बैठक एक औपचारिक बैठक के तौर हम्म, पे था, लेकिन जदयू को बहुत गहनता के साथ इन सभी मुद्दों पर आने वाले समय में लगातार बात करनी होगी। हालांकि जदयू इन पर बातें भी कर रही है, लेकिन उनका एक जो बहुत कोर, जो निश एक क्या कहते हैं, कुछ 4-5 नेताओं का जो एक ऊपर के लोग नेता जो हैं उनके बीच इस पे मंथन चल रहा है। लेकिन अब समय आ गया है कि शायद इन चर्चाओं को अपने सांसदों, अपने विधायकों तक भी ले जाना पड़ेगा। जय। या यहाँ पे एक चीज देखने वाली बात है कि भले ही ये अपने सांसदों के साथ मीटिंग करते हैं और ये कहा जा रहा है कि बिहार के विकास की बात हो रही थी, संगठन में संतुलन की बात हो रही थी, लेकिन एक बड़ी बात आपने भी कही कि बांकीपुर उपचुनाव के बाद में जो नतीजे आए वो बड़ा एक झटका था जेडीयू के लिए भी। और जेडीयू के लिए झटका इसलिए माना जा सकता है क्योंकि इस उपचुनाव के जब नतीजे आए उसके दूसरे ही दिन नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी की जो है वो बैठक होती है, दोनों की मुलाकात होती है, 25 मिनट तक बंद कमरे में बातचीत होती है।
तो क्या ये समझा जाए कि एक तरीके से जो समन्वय की कमी है, जो चिराग पासवान ने भी कहा कि गठबंधन के अंदर में समन्वय की कमी थी, तालमेल की कमी थी और इसी के कारण जो है वो बाकी पूर्व चुनाव के परिणाम इस तरीके से आए। तो शायद यही चिंता पीएम मोदी ने जताई थी नीतीश कुमार के साथ में, और बिहार में जिस तरीके से एनडीए के अंदर में ये थोड़ी-सी खटपट वाली चीजें देखने को मिल रही है, तो उसका भी असर क्या इस सांसदों की बैठक में देखने को मिला? क्योंकि ये कहा जा रहा है, ये सियासी गलियारे में चर्चा है कि नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि बिहार में जो है उनके संगठन के अंदर में कुछ ऐसा हो जिसका असर गठबंधन पर पड़े, और उसी के कारण जो पीएम मोदी ने भी चिंता जताई थी। तो क्या वो अपने सांसदों को साधना चाहते हैं? उनको लगता है कि अब सांसद अपनी मर्जी का करने लगे हैं और एक बार फिर से वो साबित करना चाहते हैं कि आई एम द बॉस, आप हमारी रणनीतियों के अलावा आप अलग से कोई इस तरीके से चीजें नहीं करेंगे। तो ऐसा माना जाए कि उस संगठन को साधना और सांसद को साधने की मजबूरी भी नीतीश कुमार के सामने थी इस बैठक के पीछे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। लगातार हम पीछे भी अपनी ये बातें कह चुके हैं कि जब से नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया है और वो राज्यसभा गए, उसके बाद से कहीं न कहीं पार्टी के अंदर लगातार ये बातें आने लगी थी कि अब नेतृत्व के अभाव में कहीं ऐसा ना हो कि जदयू 2 हिस्सों में बँट जाए। एक दिल्ली वाला धड़ा, हम्म, जिसको लेकर एलिगेशन लगाए गए कि वो भाजपा के इन्फ्लुएंस में है, भाजपा नेताओं के संपर्क में हम्म, और भाजपा के कहे पर कर रहा है। दूसरा एक बिहार का धड़ा था, जिसे कहा गया कि वे ये वो लोग हैं जो नीतीश कुमार की सेकंड या थर्ड लाइन के लोग थे, जो पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर अपने आप को नामित कर रहे थे और जो अपने आप को पार्टी का आगे का कैरी फॉरवर्ड करने वाला शख्स समझ रहे थे। लेकिन एकदम से हम्म, वो किसे बनाया जाए, उसके नाम को लेकर जो चर्चाओं का जो एक पूरा उथल-पुथल मची और आनन-फानन में एकदम से निशांत कुमार को दोबारा से बिहार की सियासत में उनकी एंट्री करा दी गई। उनको काकागा सिखाया जा रहा है, उनको स्वास्थ्य मंत्री का पद तक दे दिया गया और इस तरह से एक बार जो पार्टी के अंदर की उथल-पुथल थी, नीतीश कुमार ने और कहीं न कहीं ऐसा भी उसमें कहा जा रहा है कि उसमें भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की भी कई कुछ सजेशन थे जिनको कैरी करते हुए उस पार्टी की टूट को बचा लिया। लेकिन हम्म, अब ये बात जो कही जा रही है कि क्या नीतीश कुमार अपने सांसदों को जो अपनी मनमर्जी से काम कर रहे थे, अपनी मनमर्जी से स्टेटमेंट दे रहे थे, हाँ, ये भी होता हुआ बिल्कुल नजर आया। आपको लगा कि पिछले दिनों लगातार जो नीतीश कुमार थे, वो अपने पार्टी मुख्यालय में जाके किसी को बताए बिना किसी पूर्व सूचना के वो पार्टी मुख्यालय पहुंच जाते थे। वहां जाके लोगों की सुनवाई करते थे, कार्यकर्ताओं की सुनवाई करते थे, पार्टी के दूसरे जो पद उनकी सुनवाई करते थे। वो किसी भी मंत्री को उनके घर चले जाते थे या उनको अपने आवास पर बुला लेते थे और उनसे कहीं ना कहीं सरकार का पूरा जो डेटा था उसके बारे में डिमांड कर मांगा जाता था। यस जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। लगातार लगातार आपको याद होगा कि जब नीतीश कुमार ने अपना मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और वो राज्यसभा गए, तो उसके बाद से लगातार इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि अब इसका जदयू का नेतृत्व यहाँ कौन संभालेगा और कहीं ना कहीं ये बातें कही जा रही थी कि अब पार्टी जो है वो 2 धड़ों में बढ़ती हुई नजर आएगी। एक धड़ा जो दिल्ली वाला था, जो कहीं ना कहीं जिस पर एलिगेशन लगे कि वो बीजेपी के कथन पर चल रहा है, उनके इशारों पर काम कर रहा है और एक दूसरा धड़ा था जो बिहार धड़ा था। बिहार धड़ा वो धड़ा था जो नीतीश कुमार के फॉलोअर्स थे, नीतीश कुमार के क्या कहते हैं उनको कैरी करने वाले थे और ये वो लोग थे जो शायद जदयू के आगे अध्यक्ष के तौर पे या बड़े पदाधिकारियों के तौर पर बनने वाले थे। और इस सब उथल पुथल के बीच में ही जो बातें सामने आई कि निशांत कुमार को एकदम से बिहार की सियासत में उतारा गया और आनन फानन में उन्हें स्वास्थ्य मंत्री का मंत्रालय भी दिया गया। तो ये ऐसा करके कहीं ना कहीं जदयू को 2 फाड़ होने से तो बचा लिया गया, लेकिन वो जो गतिरोध पार्टी के अंदर था, वो पार्टी का गतिरोध अभी भी कायम है, वो बरकरार है। उसको लेके लगातार बहुत सारे कयास, बहुत सारी आशंकाएं सियासी गलियारों में होती रहती हैं। कभी ये कहा जाता है कि आने वाले समय में कुछ जो जदयू के नेता हैं वो लगातार बीजेपी के संपर्क में हैं और कुछ बड़ा खेला भी हो सकता है। लेकिन इस सब से बचने के लिए आपको याद होगी वो बातें कि जब वो राज्यसभा चले गए तो जैसे ही वो बिहार में पहुंचते थे नीतीश कुमार, वो अचानक अपना जो है पार्टी मुख्यालय का दौरा करते थे बिना किसी को पूर्व सूचना के, बिना किसी को बताए और वहां जाकर वो पदाधिकारियों से, पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से बात करते थे। उन्होंने बोला कि जो जन सुनवाई है उनके लिए कुर्सियां जो हैं वो अलग कहीं दूसरे उसमें नहीं लगेंगी, अब वो खुले में लगाई जाएं।
ताकि सब लोगों को दिखे कि सुनवाई हो रही है। वो बिहार सरकार के जो कई मंत्री हैं उनसे सरकार का पूरा कामकाज पूछने लगे कि प्लानिंग क्या हो रही है, कैसे हो रही है। हालांकि मंत्रियों ने आके वो बताई दी और वो प्रोटोकॉल के तहत नहीं था। लेकिन नीतीश कुमार जो है वो बिहार की राजनीति में एकदम से बहुत तेजी से सक्रिय इसलिए नजर आए क्योंकि पार्टी में फूट की बातें भी कही जाने लगी। और ये पूरा वो सिलसिला था, ये पूरा वो घटनाक्रम था जब नीतीश कुमार अपनी पार्टी को बचाने के लिए उतरते हुए नजर आए। और ये लगातार बैठकों का क्रम उसके बाद से नीतीश कुमार ने बदस्तूर जारी रखा है। लगातार वो कभी विधायकों की बैठकें करते हैं, कभी वो पदाधिकारियों की बैठकें करते हैं, कभी वो जो गठबंधन के नेता हैं उनके साथ बैठकें कर रहे हैं। जैसा आपने बताया कि बांकीपुर जो चुनाव हुए उसके बाद जो रिजल्ट सामने आए उसमें कोऑर्डिनेशन की बात सामने आई कि कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ। लेकिन ये चुनाव को हम कहते हैं कि इसको दूसरे तरीके से देखा जाए। ये चुनाव प्योर और प्योर बीजेपी की कुछ बड़ी गलतियों के चलते हारे गए। इसमें गठबंधन का या किसी दूसरे की का आरोप लगाना या उन पर वो लांछन लगाना कि गठबंधन ने पूरी तरह से सहयोग नहीं करा, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा नजर नहीं आता है। अमूमन ऐसा होता है कि वो जो पूरी जहां स्वर्ण वोट थे, जो पूरे वोट जो है वो भाजपा के कायस वोट जो है वो बीजेपी के बोले जाते हैं। और भी जो पूरा सीन सिनेरियो था वो हमेशा से नितिन नवीन की ही सीट पर बीजेपी के पक्ष में ही रहा। लेकिन हार के जो कारण है, हार का अंतर बता देता है कि वो कारण कुछ दूसरे ही रहे। लोगों ने एक तरफ से पूरा एनडीए के कैंडिडेट को ही खारिज कर दिया था, वो कैंडिडेट एक बड़ा चेहरा था। लेकिन आपने बात सही की कि इस सबके बीच में लगातार जदयू, नीतीश कुमार, अब प्रशांत किशोर के बढ़ते वर्चस्व से अब वो अकेले जिस तरह से विधानसभा में आ गए हैं तो विधानसभा में अकेले वो भारी पड़ेंगे। मैं ये बात लगातार कह रहा हूं कि प्रशांत किशोर आने वाले दिनों में सदन में पूरे विपक्ष पर अकेले भारी पड़ेंगे। विपक्ष पे मैं इसलिए कह रहा हूं कि विपक्ष तो अभी कोई मुद्दा उठा ही नहीं रहा था। इतने मौके बार बार आए और वो विपक्ष उठाने में पूरी तरह से नाकाम रहा, क्योंकि विपक्ष के नाम पर अगर बड़ा कोई चेहरा देखिए तो वो केवल एक राजद थी। राजद अपनी ही समस्याओं से जूझ रहा है। राजद अभी खुद शून्य पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। वो शून्य से दोबारा अपनी पार्टी की शुरुआत करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अपने गठबंधन अपने संगठन को दोबारा से बिहार में मजबूत करता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक हार की समीक्षा करता हुआ नजर आ रहा है। अगर मुकेश सैनी की बात करें तो मुकेश सैनी पूरी पिक्चर से एकदम से नदारद हो गए हैं। अगर लेफ्ट पार्टियों की बात करें तो बिहार से एक बार फिर लेफ्ट पार्टियां पूरी तरह नदारद हो गई हैं। आने वाले दिनों में, आने वाले समय में आप देखिए कि ये बैठक का क्या है। आने वाले दिनों में जो 8 एमएलसी की सीटें हैं, जो क्या कहते हैं शिक्षक और जो स्नातक जो छात्र होते हैं उनके उस पर जो 8 एमएलसी की सीटें जो नवंबर में होनी है, वो बहुत बड़ी एक चिंता का विषय जो है वो जदयू के लिए होगा। एमएलसी की सीट पर एनडीए कौन से उम्मीदवार उतारेगा। और प्रशांत किशोर अगर बहुत मुखर तरीके से इस पर कूद जाते हैं तो आप इसमें बहुत ज्यादा कोई दो चार राय करने वाली बात नहीं है कि प्रशांत किशोर 8 में से 3-4 सीटें जीतकर भी ले जाएंगे। और अगर ऐसा होता हुआ नजर आया तो बिल्कुल साफ होगा कि अब बिहार में एक ऐसी नई सियासत, एक ऐसी नई राजनीतिक पार्टी जन्म लेती हुई नजर आएगी जो आने वाले दिनों में बिहार का पूरा स्वरूप ही बदलती हुई नजर आएगी। ये एक कोर पार्टी बनती हुई नजर आएगी जो पुरानी विचारधारा, जो पुरानी आइडियोलॉजी, जिसमें हम जदयू को भी बोले या हम भाजपा को भी बोले, अगर ये जो पुरानी विचारधारा जो बीजेपी पे लंबे समय से काम कर रही है, लेकिन बिहार का विकास अभी उस तरह से होता हुआ नजर नहीं आ रहा है जितनी की लोगों ने अपेक्षा की थी, जितने उनके जो नेबर स्टेट्स हैं उनमें विकास होता हुआ नजर आया। तो जो इनकी चिंता है, जो नीतीश कुमार की चिंता है, वो अब अपने सियासी अस्तित्व को बचाने की भी चिंता है। लगातार अपने सियासी अस्तित्व के साथ अपने संगठन के अस्तित्व को भी बचाने की चिंता है। और इसको लेकर बदस्तूर अब संवाद आप आने वाले दिनों में देखिएगा। आप इन चीजों को, इसकी गंभीरता को ऐसे देखिए कि जहां एक तरफ जदयू, नीतीश कुमार दिल्ली में अपने सांसदों के साथ बैठक करते हैं, वहीं बिहार में सम्राट चौधरी पूरी कैबिनेट की बैठक करते हैं और उस कैबिनेट की बैठक के बाद भाजपा विधायकों के साथ अलग से एक बंद कमरे में अलग बैठक करते हैं। वो भी अपनी नीतियों पर बात करते हैं, वो भी अपनी आगे की रणनीति पर बात करते हैं। लगातार बैठकों का दौर तेज होता नजर आएगा। और जो बिहार की सियासत में ये जो अब प्रशांत किशोर फैक्टर है, ये बहुत से राजनेताओं की नींद भी उड़ाएगा। हाँ, मतलब कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि देखिए, सम्राट चौधरी जब मुख्यमंत्री बनने वाले थे, जब उनके नाम की घोषणा लगभग हो चुकी थी, तब उन्होंने कहा था कि भाई मैं नीतीश कुमार के 2.0 की सरकार चलाऊंगा, उनके मार्गदर्शन में काम होगा। लेकिन बाद के दिनों में ये देखा गया कि अब बीजेपी अपने स्तर पर फैसले करने लगी, सम्राट चौधरी अपने हिसाब से फैसले करने लगे और कई फैसले जो हैं वो नीतीश
कुमार के फैसलों को कह सकते हैं कि हाशिए पर धकेल करके लिए गए। तो कुल मिलाकर के वहां पे प्रासंगिकता जो है वो नीतीश कुमार की थोड़ी कम होती हुई नजर आई बिहार में। लेकिन जो सांसद हैं उसके माध्यम से उसको साध करके नीतीश कुमार कम से कम एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि भैया चलेगी तो हमारी ही, भले ही अभी सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं और उनके अधीन जो भी मंत्री लोग हैं वो उनके हिसाब से काम करेंगे, लेकिन सांसदों के सामने एक बड़ी चुनौती है कि वो कैसे नीतीश कुमार के लक्ष्य को, कैसे नीतीश कुमार की सोच को, कैसे नीतीश कुमार की विचारधारा को बिहार की सियासत में लगातार बनाए रखें, उसको हाशिए पर न जाने दें। शायद यही वजह है कि नीतीश कुमार अगर थोड़ी सी नाराजगी भी है उनकी सम्राट चौधरी से, तो उसको इस तरीके से पूरा डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए सांसदों के साथ एक ये बैठक जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है और इसका असर आने वाले दिनों में बिहार की सियासत पर पड़ता नजर आएगा। तो फिलहाल आज की पेशकश में इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सर जी। नमस्कार।